हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। आज मैं आप लोगों को नंबर 4 के ऐसे जादुई कार्यों को बताने वाला हूं जिससे आप किसी को भी हैरानी में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर से करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि इस वीडियो की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 एक ऐसा नंबर जिसे कई बार काफ़ी सभ्यताओं ने एक अशुभ नंबर बताया है। एक ऐसा नंबर जो कि मौत का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर नंबर 4 को एक ऐसा नंबर बताया गया है कि यह नंबर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए काफ़ी ज़रूरी नंबर रहा है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि नंबर 4 को ब्लैक होल नंबर भी कहा जाता है। नंबर 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मौजूद किसी भी वर्ड को अपने अंदर निगल जाता है। अब आप पूछेंगे वह कैसे? वैसे तो हम सब इंग्लिश को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में काफ़ी कम लोगों ने सोचा होगा। जिस तरह ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ को निगल जाता है, हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, हर चीज़ को सिंगुलैरिटी में ले जाता है, उसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मौजूद हर एक वर्ड नंबर 4 पे जाकर रुक जाता है। चलिए इसे देखते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी वर्ड लेते हैं, मान लीजिए हम भारत को लेते हैं, तो भारत में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 6 अल्फ़ाबेट्स आए। और 6 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 3 अल्फ़ाबेट्स। और 3 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 5 अल्फ़ाबेट्स। और 5 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 4 अल्फ़ाबेट्स। और 4 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 4 ही अल्फ़ाबेट्स आए। अब इसको आप कितनी भी बार काउंट कर लीजिए, 4 में हमेशा 4 ही काउंट होगा, यानी कि आप अल्फ़ाबेट के ब्लैक होल में फंस चुके हैं। जब भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में मौजूद किसी भी रैंडम वर्ड को लेते हो तो आप 4 नंबर के ब्लैक होल में फंस जाते हो। तो चलिए दूसरे वर्ड को लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉय, तो बॉय में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? 3। और 3 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? 5। और 5 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? 4। और 4 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 4। यानी कि फिर से नंबर 4, यानी कि फिर से आप नंबर 4 के ब्लैक होल में फंस चुके हो। हम किसी भी रैंडम वर्ड को ले सकते हैं। चलिए हम एक बड़ा वर्ड लेते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 9 अल्फ़ाबेट्स आए। और 9 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 4 अल्फ़ाबेट्स। और 4 में कितने अल्फ़ाबेट्स आए? तो 4 अल्फ़ाबेट्स। फिर से ब्लैक होल। आप इंग्लिश वोकेबुलरी में मौजूद कितने भी वर्ड हैं, भले ही वे कैसी भी वर्ड हो, सब 4 पर ही जाकर ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ऐसा होता तो है। लेकिन इसका परफेक्ट रीज़न किसी को भी नहीं पता। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप सब ने कभी इस चीज़ के बारे में गौर किया? शायद से हाँ या नहीं। वैसे ज़्यादातर लोग इसे नहीं जानते। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को हैरानी में डाल सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नंबर 4 हमको कुछ और ही बताना चाह रहा हो। चलिए इसको समझने के लिए इससे पहले के नंबरों को हमें समझना होगा। इन नंबरों का क्या रिलेशन है हमारी दुनिया की उत्पत्ति में, क्रिएशन में। इसके लिए हमें उस समय से पहले जाना होगा जहाँ किसी भी चीज़ का क्रिएशन नहीं हुआ था। सब कुछ एक सिंगल एंटिटी थी, वह भी रुके हुए और स्थायी अवस्था में। आप समझ गए होंगे कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिग बैंग के पहले की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 को क्रिएशन की फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में सिंगुलैरिटी पॉइंट
अफेयर होने लगा था, जो कि केवल एक सिंगल पॉइंट की तरह अफेयर रखता था। मैथमेटिक्स में इसे हम एक पॉइंट कहते हैं, ऐसा पॉइंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं थी और इस पॉइंट में इतनी ऊर्जा थी जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और फैलने का कारण बनी। सुनने में यह अजीब लगता है कि कैसे किसी डायमेंशनलेस पॉइंट के पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा कैसे हो सकती है, और कहीं ऐसा तो नहीं हम जितने डायमेंशन जानते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल जीरो डायमेंशन है, क्योंकि अगर मैथमेटिक की देखें तो सिंगुलैरिटी पॉइंट जीरो डायमेंशनल पॉइंट है ही होता है। तो हो सकता है हम जितने डायमेंशन को जानते हैं उनमें से जीरो डायमेंशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, क्योंकि बाकी की सारी डायमेंशन एक दूसरे से लिंक होती है। सभी छोटी डायमेंशन से बड़ी डायमेंशन का इवोल्यूशन होता है। शुरुआत में भगवान ने हेवन और अर्थ को बनाया। शुरुआत में अर्थ में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। फिर भगवान ने कहा यहाँ पर लाइट को आने दो। जब रोशनी आती थी तो इसे दिन कहा जाता था, और जब अंधेरा होता था तो इसे रात कहा जाता था। और यह क्रिएशन चैप्टर आज की इवोल्यूशन सिद्धांत से मेल खाती है, क्योंकि शुरुआत में पृथ्वी पर ऐसा ही माहौल मौजूद था। हमने यह महसूस किया है कि अगर लाइट एक एक्सपेंशन ऊर्जा है तो यहाँ पर ज़रूर डार्कनेस मतलब मैटर मौजूद होगा, जिससे इस ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया था कि मैटर और ऊर्जा एक सिक्के के दो ही पहलू हैं, अर्थात E=mc²। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी को। जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होगी, जो कि इस ब्रह्मांड की आगे की रचना को बनाएगी। पॉजिटिव एक्सपेंशन एनर्जी और नेगेटिविटी यानी कि मैटर। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारे ब्रह्मांड में केवल हर तरफ उजाला मतलब लाइट होती तो क्या हम इसे महसूस कर पाते? क्योंकि लाइट का सेंस इस बात से है कि डार्कनेस मौजूद है या नहीं, क्योंकि अगर डार्कनेस ना मौजूद हो तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि प्रकाश है या नहीं। इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए यदि शुरुआत से हमारी पृथ्वी पर केवल अच्छाई होती तो क्या हम बुराई जैसी चीज़ों के बारे में जानते होते? नहीं, क्योंकि हमने बुराई को तो देखा ही नहीं। इसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में केवल बुराई होती तो हम अच्छाई जैसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते होते, क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड की संतुलन को बनाने के लिए एक उल्टी एनर्जी को मौजूद होना होगा, और शायद हर धर्म में यही बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह देवता और असुर होते थे, तो नंबर 2 नेगेटिव पोलैरिटी को दर्शाती है। अब मैथ में 2 पॉइंट एक लाइन को बनाते हैं और यह फर्स्ट डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रह्मांड में एक नेगेटिव पोलैरिटी के साथ साथ हम नंबर 2 को डायमेंशन से रिलेट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नंबर 3 को। तो नंबर 3 नंबर 1 और नंबर 2 के इंटरेक्शन का रिजल्ट है। जैसे मदर और फादर के इंटरेक्शन से बच्चा होता है। लेकिन अभी मैंने आपको नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में बताया था। अगर नंबर 1 पॉजिटिव पोलैरिटी है तो नंबर 2 नेगेटिव पोलैरिटी होगी। तो जब 1 और 2 इंटरेक्ट होंगे तो इसका रिजल्ट 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? तो इसका जवाब है टाइम और स्पेस के एक्सपेंशन की वजह से नहीं हो सकता। वैसे मैथ में किसी 2 डायमेंशनल चीज़ों को बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। इस डायमेंशन में लंबाई और ऊंचाई तो होगी, लेकिन चौड़ाई नहीं होगी।
और अब लास्ट में नंबर 4 जो नंबर 3 की क्रिएशन का रिजल्ट है। मैथ में किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 4 पॉइंट की ज़रूरत होती है, यानी कि नंबर 4 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। तो हमने 4 नंबरों को देखा। नंबर 1 सिंगुलैरिटी का एक्सपेंशन, नंबर 2 नेगेटिव पोलैरिटी के संग फर्स्ट डायमेंशन का क्रिएशन, नंबर 3 सेकेंड डायमेंशन का क्रिएशन, नंबर 4 थर्ड डायमेंशन का क्रिएशन। यानी कि इसे ध्यान से देखें तो हमारा थर्ड डायमेंशन का जन्म इसी नंबर से हुआ, और जब यह नंबर एक साथ काम करते हैं तो हमारे 3 डायमेंशन क्रिएट होते हैं। एक 0 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में बदलें तो हो सकता है ये नंबर्स हमें यह बताना चाह रहे हों कि हमारी दुनिया सिर्फ 3 डायमेंशनल तक ही संभव है, लेकिन यह एक थ्योरी है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। वैसे साइंस में कई सारी थ्योरी होती हैं, लेकिन सभी थ्योरी सही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह बात तो कन्फर्म है कि नंबर्स का हमारी वर्किंग, क्रिएशन और डायमेंशन से ज़रूर काफ़ी बड़ा रिलेशन है। तो बताइए आपको क्या लगता है कि क्या सही में नंबर 4 एक लॉक के समान है जो कि हमको थर्ड और फोर्थ डायमेंशन तक बांध कर रखता है। लेकिन आप नंबर 4 को ब्लैक होल नंबर की तरह इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं और इससे आप किसी को भी हैरानी में डाल सकते हो। तो ये थी नंबर 4 की रहस्यमयी करिश्माई कार्य। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ ज़रूर से प्राप्त हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।